हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीडीपी से है। इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला एग्जाम जो सीटेट एग्जाम होगा तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो आइए चलिए देखिएगा, बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति नहीं है। अब आप लोग से पूछा गया है कि इसमें से जो है शिक्षण पद्धति कौन सी नहीं है। सो पहला वाला ऑप्शन है कि प्रश्नोत्तर विधि, यानी प्रश्नोत्तर विधि जो है तो ये शिक्षण पद्धति नहीं है, या फिर साक्षात्कार विधि, या फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है कि विचारावेश विधि, या देखिए डी वाला ऑप्शन है कि अनुसंधान विधि। सो आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है शिक्षण पद्धति नहीं है। तो शिक्षण पद्धति जो है तो ये साक्षात्कार विधि जो है तो ये शिक्षण पद्धति नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। सो शिक्षण का उद्देश्य इसमें पूछा गया है कि कैसा होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि बच्चों की अधिगम संबंधी स्वाभाविक इच्छा एवं रणनीतियों को बढ़ाना, यानी शिक्षण का उद्देश्य यही होना चाहिए कि इसमें जो बच्चों की अधिगम संबंधी स्वाभाविक इच्छाएं जो है तो वो बढ़ें, या फिर पाठ्य पुस्तक में पढ़ना, या अगला है कि कक्षा कार्य, गृह कार्य, परियोजना कार्य देना और परीक्षण आयोजित करना, या देखिएगा डी वाला ऑप्शन है कि उपरोक्त यानी दिए गए बी और सी जो है तो ये दोनों होने चाहिए। तो इसमें शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है कि शिक्षण का उद्देश्य जो है तो कैसा होना चाहिए। सो शिक्षण का उद्देश्य यही होना चाहिए, सीटेट एग्जाम में यही कहा गया है कि बच्चों की जो अधिगम संबंधी स्वाभाविक इच्छा है तो उसे हमें बढ़ाना चाहिए, सीखने की इच्छा को बढ़ाना चाहिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों की अधिगम संबंधी स्वाभाविक इच्छा एवं रणनीतियों को बढ़ाना। पहला वाला इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन जो है पाठ्य पुस्तक में पाठ पढ़ना ये तो होगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कि कक्षा कार्य, गृह कार्य, परियोजना कार्य देना और परीक्षण आयोजित करना, सो ये भी नहीं होगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चों की जो है अधिगम संबंधी स्वाभाविक इच्छा एवं रणनीतियों को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक क्या है? ज्ञान का पुनः निर्माता है, यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार तो एक शिक्षक जो है वो ज्ञान का पुनः निर्माता कहलाता है, या ज्ञान का सह निर्माता कहलाता है, या फिर ज्ञान का पूर्व निर्माता कहलाता है, या फिर ज्ञान का पाश्च निर्माता कहलाता है। तो देखिए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो एक शिक्षक है तो वो ज्ञान का सह निर्माता कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत हेंज की दुविधा का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है। इसमें पूछा गया है कि किसका सिद्धांत जो है तो हेंज की दुविधा का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि पियाजे का सिद्धांत, बी है वाइगोत्स्की का सिद्धांत, या फिर सी है बिनेट का सिद्धांत, या डी है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत। तो आइए इसमें देखिएगा कि निम्नलिखित में से पूछा गया है कि किसका सिद्धांत हेंज की दुविधा का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करता है। तो देखिएगा कि हेंज की दुविधा का सबसे अच्छे तरीके से वर्णन करने वाला सिद्धांत है कोहलबर्ग का सिद्धांत। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत का सिद्धांत किसने दिया है। अब इसमें कहा गया है कि अधिगम का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है तो ये सिद्धांत किसने दिया है। तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि जीन पियाजे ने, बी है कोहलर ने, सी है पावलाव ने, या फिर डी है कि वाइगोत्स्की ने। तो आइए देखिएगा इसमें कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत पूछा गया है कि ये किसने दिया है। तो इसे दिया है कोहलर ने। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय अधिगम से संबंधित नहीं है। सक्रिय अधिगम यानी एक्टिव अधिगम, एक्टिव लर्निंग, तो किससे संबंधित नहीं है कि निम्नलिखित में से
तो कौन सा सक्रिय अधिगम से संबंधित नहीं है? तो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि सहयोगात्मक अधिगम, यानी सहयोगात्मक अधिगम जो है तो ये सक्रिय अधिगम से संबंधित नहीं है, या फिर समस्या आधारित अधिगम, या फिर सहकारी अधिगम, या फिर प्रदर्शनात्मक अधिगम। तो इसमें कहा क्या गया है कि कौन सा ऐसा है कि जो सक्रिय अधिगम से संबंधित नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शनात्मक अधिगम जो है तो ये सक्रिय अधिगम से संबंधित नहीं है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि डिस्ग्राफिया एक प्रकार की सीखने की अक्षमता है जो जुड़ी है। तो डिस्ग्राफिया जो है पूछा गया है कि एक प्रकार की सीखने की अक्षमता है, सो इस ये किससे जुड़ी है डिस्ग्राफिया? तो पहला वाला ऑप्शन है कि पढ़ने की समस्या से। तो पढ़ने की समस्या से जो अक्षमता जुड़ी है तो वो उसे कहते हैं डिसलेक्सिया। उसके बाद देखिएगा अगला है कि गणना करने की समस्या से, या फिर लिखने में समस्या से, या फिर डी है कि ध्यान देने में समस्या। तो आइए देखिएगा कि डिस्ग्राफिया जो है एक प्रकार की सीखने की अक्षमता है, तो ये जुड़ी है लिखने की समस्या से। लिखने की समस्या से संबंधित जो होता है तो उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया, जिसे कहते हैं लेखन संबंधी विकार। तो इसे कहा जाता है डिस्ग्राफिया। बाकी गणना करने की समस्या को हम कहते हैं डिसकैल्कुलिया, यानी गणना संबंधी जो विकार होता है तो उसे कहा जाता है डिसकैल्कुलिया। पठन संबंधी विकार को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो आप लोगों से पूछा गया है कि लिखने की समस्या से जो संबंधित है तो उसे क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया पूछा गया है कि डिस्ग्राफिया जो है तो ये किस चीज़ की समस्या से संबंधित है, विकार है? तो ये है लिखने की समस्या से। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि डाट डाट समावेशी कक्षा में नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए समावेशी कक्षा में क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन दिया गया है कि प्रत्येक छात्र के विचारों को समान रूप से प्रोत्साहित करना, यानी समावेशी कक्षा में ये नहीं किया जाना चाहिए कि हमें प्रत्येक छात्र के विचारों को समान रूप से प्रोत्साहित करना, या फिर विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को वर्गीकृत करना, या सी है कि विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि विभिन्न छात्रों के लिए अलग अलग टीएलएम का उपयोग किया जाना। तो आपसे पूछा गया है कि क्या नहीं करना चाहिए एक समावेशी कक्षा में। आपको क्या नहीं, एक शिक्षक होने के नाते एक समावेशी कक्षा में जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऐसी कक्षा में आपको क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा कि ऐसी कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों को वर्गीकृत यानी बांटना, विभाजित करना, तो ये नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते समावेशी कक्षा में तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को वर्गीकृत कर देना, अलग नहीं कर देना है। आपको सभी बच्चों को समान तरीके से देखना है, तो ये नहीं करना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकों एवं शैक्षणिक अभ्यासों के आवश्यक घटक हैं। तो आइए देखिएगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकों एवं शैक्षणिक अभ्यासों के आवश्यक घटक क्या हैं। सो पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि स्थानीय ज्ञान है, बी है बच्चों का अनुभव, सी है शिक्षक ज्ञान, या फिर डी है यानी ए और बी जो है तो ये दोनों होगा। तो इसमें देखिए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्य पुस्तकों एवं शैक्षणिक अभ्यासों के आवश्यक घटक जो हैं तो ये जो है ए और बी जो है दोनों हो जाएंगे, यानी कि स्थानीय ज्ञान भी होगा और उसके बाद बच्चों का अनुभव भी होगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी जो है तो ये दोनों हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आरटीई अधिनियम 2009 कब लागू हुआ। तो आरटीई पूछा गया है, अधिनियम 2009 जो है तो ये कब लागू हुआ। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि 26 नवंबर 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को, या फिर 4 अगस्त 2009 को, या नेक्स्ट है कि 1 जुलाई 2010 को। तो आपसे पूछा गया है कि आरटीई अधिनियम जो है 2009 तो ये कब लागू हुआ। तो आरटीई अधिनियम 2009 ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।